वेलकम टू एजलेसनेस। अक्सर इस बात को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं, क्या उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपने संसाधनों को लगाना चाहिए, अपने पैसे खर्च करने चाहिए। ऐसे देश जो अंडर डेवलप्ड हैं, क्या उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में आगे आना चाहिए, ऐसी रेस का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे देश जहां पर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखे पेट सोता हो, या आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके पास घर ना हो, ऐसे देशों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इन्हीं स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा हमें पता चला है कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 2024 YRF है, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे चांसेस हैं कि वो पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये 2032 में पृथ्वी पर टकरा सकता है। चूंकि ये समय इतना कम है, इसलिए इसे बहुत ही सीरियसली लिए जाने की जरूरत है। ये इस बात को भी सर्टिफाई करता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन आज की बहुत बड़ी जरूरत है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने में मदद करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेरॉयड 2024 YRF की, जो कि पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाला है। ऐसे भी चांसेस हैं कि ये पृथ्वी को हिट कर सकता है। इसकी ट्रेजेक्टरी को लेकर अभी तक जो भी स्टडी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज की डेट में इसके जो चांसेस हैं अर्थ को हिट करने के, वो हैं 2.1%। हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जिस वक्त इसे डिस्कवर किया गया था उस वक्त इसके टकराने के चांसेस 1.3% थे, जो कि बढ़ के 2.3% हो गए। इस वक्त 2.1% है। चूंकि अभी इसकी ट्रेजेक्टरी को लेकर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की गई है, ऐसे में ये चांसेस अभी कम ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा अंदाजा है कि ये अर्थ के पास से दिसंबर 2032 में गुजरेगा। इस बड़े एस्टेरॉयड 2024 YRF को इन दिनों इंटरनेट पर द सिटी डेस्ट्रॉयर के नाम से जाना जा रहा है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इम्पैक्ट को मिस करेगा, यानी कि अर्थ से नहीं टकराएगा। हालांकि उन्होंने एक रिस्क कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया है। ये रिस्क कॉरिडोर बेसिकली है क्या? ये ऐसी जगह है कि अगर ये जो एस्ट्रॉयड है वो अगर अर्थ से टकराता है तो वो कौन सी जगहें हो सकती हैं अर्थ की जहां पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये ऐसी जगह है रिस्क कॉरिडोर जहां पर इफेक्ट हो सकती हैं इस कोलिजन के द्वारा। और ये जो रिस्क कॉरिडोर है, इसमें इंडियन टेरिटरी भी शामिल है, यानी कि इंडिया भी वो जगह हो सकती है जहां पर इसका कोलिजन हो सकता है। अगर हम बात करें रिस्क कॉरिडोर की कि इसमें कौन कौन से एरिया शामिल हैं, तो साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, पैसिफिक ओशन, सदर्न एशिया का पार्ट, अरेबियन सी और अफ्रीका, ये वो जगह हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और कौन कौन से देश हैं जो एट रिस्क हैं, तो उसमें शामिल है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान, वेनेजुएला, इक्वाडोर और कोलंबिया। यानी कि इसमें इंडिया के साथ साथ हमारे दो पड़ोसी, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश, ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसका डायमीटर तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास था, जिसे प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये वही एस्टेरॉयड है जिसकी वजह से डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया था पृथ्वी पर से। हालांकि ये जो एस्टेरॉयड 2024 YR4 है, ये प्लैनेट किलर से काफी छोटा है, लेकिन अगर कोई छोटी रॉक भी आकर अर्थ को हिट करती है तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे में ये जो एस्टेरॉयड 2024 YR4 है, ये तकरीबन 40 से 90 मीटर वाइड है, इसीलिए इसे सिटी डेस्ट्रॉयर नाम दिया जा रहा है। साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टाइम। उनके पास बहुत कम टाइम है इसे टैकल करने के लिए या इस पर स्टडी करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग ये जो एस्टेरॉयड है, ये बहुत ही जल्दी हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, यानी कि हम अर्थ से इस पर नजर नहीं रख पाएंगे और दोबारा ये 2028 में दिखेगा। इसीलिए दुनिया भर के जो पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, उनके थ्रू इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके बाद इससे इंफॉर्मेशन 2028 के बाद निकाल सकेंगे और 2032 में ही अगर ये हिट करेगा तो 2032 में ही ये अर्थ से हिट करेगा। ऐसे में उस वक्त हमारे पास समय बहुत कम होगा कि हम इससे बचने के उपाय खोज सकें। ऐसा अंदाजा है कि मार्च अप्रैल में ये एस्टेरॉयड फेड आउट हो जाएगा, यानी कि अब सिर्फ 2 से 3 महीने ही बचे हैं कि इससे डेटा निकालने के। इसीलिए साइंटिस्ट ने अब प्लान किया है कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज भी इसको
ट्रेस करने में करेंगे, इसके साथ ही साथ इसकी जो एक्चुअल साइज है उसे पता लगाने में भी उसका यूज किया जाएगा। नासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये जो एस्टेरॉयड 2024 YR4 है, इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि एटलस द्वारा। नासा के अकॉर्डिंग एटलस में इसे 27 जनवरी 2025 को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। ये एटलस यानी कि एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम में बहुत ढेर सारे टेलीस्कोप लगाए गए हैं दुनिया भर में, जिसकी फंडिंग नासा के द्वारा होती है और इसे मैनेज किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी द्वारा। ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये रॉकी होते हैं और एयरलेस होते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था, जिस वक्त इसका फॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त कुछ अवशेष बच गए थे। ये वही अवशेष हैं, इन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये रॉकी और एयरलेस होते हैं। जितने भी टोटल एस्टेरॉयड्स हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो होती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। और ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड्स हैं ये सारे के सारे सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये जो सारे एस्टेरॉयड हैं ऐसा नहीं कि सभी एक ही साइज के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। इनकी जो साइज है वो 530 किलोमीटर डायमीटर से लेकर 10 मीटर तक है। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है उसका नाम है वेस्टा, वो 329 माइल्स यानी कि 530 किलोमीटर उसका डायमीटर है। यानी कि ये जो एस्टेरॉयड हैं ये इनका डायमीटर 530 किलोमीटर से लेकर 10 मीटर तक होता है। ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये संख्या में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनका सभी जो एस्टेरॉयड है उनको कंबाइन करके उनका जो मास अगर निकाला जाए तो इनका मास जो हमारा मून है उससे भी कम होगा। अगर हम बात करें इस एस्टेरॉयड की यानी कि 2024 YR4 की, तो ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है। यानी कि इस एस्टेरॉयड की सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है वो ऐसी है कि इसे अर्थ के रीजन में लेकर आती है। 2024 YR4 जो एस्टेरॉयड है इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 300 फीट वाइड है, यानी कि 40 टू 90 मीटर्स। इस एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के चांसेस बहुत कम है और अगर ये अर्थ पर हिट करता भी है तो वो 22 दिसंबर 2032 को करेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास इससे बचने का या फिर कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने का। ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेनेटरी डिफेंस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हालांकि इसके बहुत कम चांसेस है कि ये पृथ्वी से आके हिट करे पृथ्वी को, लेकिन अगर ये हिट करता है तो इसकी साइज इतनी है कि ये लोकलाइज डैमेज कर सकता है। यानी कि अगर ये अर्थ पे हिट करता है तो उस एरिया में ये एक बड़ा डैमेज कर सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि अर्थ पर हिट करने के इसके जो चांसेस हैं वो 2% से ज़्यादा हैं। यानी कि अभी तक जितने भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं जो नोन है, जिनको हम जानते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस इसी ऑब्जेक्ट के हैं। अभी कुछ समय पहले भी एक एस्टेरॉयड एपोफिस नाम का जो काफ़ी चर्चा में था, उसके भी पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1% के आसपास ही थे। ये जो एस्टेरॉयड है 2024 YR4 इसके चांसेस 2.1% हैं। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हैं उनमें पृथ्वी से टकराने के चांसेस अगर किसी के सबसे ज़्यादा हैं तो वो इसी एस्टेरॉयड 2024 YR4 के हैं। जिस वक्त इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था उस वक्त ये अर्थ से 8,29,000 किलोमीटर की दूरी पर था और ये धीरे धीरे पृथ्वी से और दूर जा रहा है। यानी कि इस वक्त इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वो बढ़ रही है और दोबारा ये पृथ्वी के पास दिसंबर 2028 में आएगा। चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी इस वक्त पृथ्वी से दूर जा रहा है, इसलिए अप्रैल 2025 के बाद इसका ऑब्जर्वेशन, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूज़ करने की प्लानिंग है साइंटिस्ट्स की, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जब ये ऑब्जेक्ट कन्वेंशनल टेलीस्कोप की रीच से बाहर हो जाएगा तो भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसके साइज को हम नाप सकते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी की स्टडी कर सकते हैं और उसके थ्रू उसका पता लगा सकते हैं। अगर ये एस्टेरॉयड अर्थ से टकराता है तो ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल डिवास्टेशन लेकर आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना होगा कि ये 8 मेगाटन एनर्जी रिलीज करेगा। ये कोई मामूली एनर्जी नहीं होती। आप यही समझिए कि यूएसए ने जब जापान के हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, ये एनर्जी उसका 500 गुना ज़्यादा होगी।
यानी कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का 500 गुना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा। तो समझिए कितना बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट करेगा। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को सिटी डिस्ट्रॉयर भी कहा जा रहा है। किसी भी एस्टेरॉयड को खतरनाक तब क्लासिफाई किया जाता है जब उसका साइज 100 फीट यानी कि 30 मीटर से ज्यादा हो, उसका डायमीटर, और उसके अलावा वो ऑब्जेक्ट अर्थ से 8 मिलियन किलोमीटर की रेंज में आ गया हो। एस्टेरॉयड 2024 YR4 दोनों ही शर्तों पर खरा उतरता है, क्योंकि इसका साइज 40 से 90 किलोमीटर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग है, और उसके अलावा ये लगभग 8,29,000 किलोमीटर की दूरी पर था जब इसे डिस्कवर किया गया। और तीसरी चीज ये है कि इसका जो अर्थ से टकराने का जो चांसेस है वो 2% से ज्यादा है। इस तरीके से एस्टेरॉयड्स की जो रिस्क लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर इस वक्त ये एस्टेरॉयड 2024 YR4 आ गया है। इस तरह से इसकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है। जब से इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया है तब से इसकी एस्टिमेटेड साइज में कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि पहले दिन साइज को लेकर जो अंदाजा लगाया गया था अभी भी साइंटिस्ट उसी पर हैं। अब इस साइज का अंदाजा लगाया कैसे जाता है? दरअसल ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ये अपने सरफेस से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो एस्टेरॉयड होते हैं वो जितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सरफेस से, उसी के अनुसार उसकी साइज का अंदाजा लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स होते हैं उनके द्वारा इस तरीके से साइज मेजर की जाती है, लेकिन वेब टेलीस्कोप जो है वो यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट से देखता है। ऐसे में ये जो एस्टेरॉयड है ये जो हीट रिफ्लेक्ट करेगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप उसे भी मेजर करेगा। ऐसे में इस एस्टेरॉयड की जो एक्यूरेट साइज है उसे पता लगाने में ये मदद करेगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके थ्रू यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू हम इस एस्टेरॉयड की एक्चुअल साइज मेजर कर सकेंगे। एस्टेरॉयड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इनका शेप इरेगुलर होता है, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है इनका। हालांकि कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो लगभग लगभग स्फेरिकल हैं, हालांकि उनमें कुछ गड्ढे वड्ढे होते हैं। ये सारे एस्टेरॉयड सन को ऑर्बिट करते हैं और इनकी जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल होती है। ये एस्टेरॉयड्स रोटेट भी करते हैं, कुछ ऐसे जो बिल्कुल लुढ़कते हुए से चलते हैं ऐसा भी करते हैं। अभी तक 150 से ज्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स का पता लगाया गया है जिनका अपना एक छोटा मून भी है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके 2 मून हैं। बाइनरी या फिर डबल एस्टेरॉयड्स भी होते हैं। अब ये बाइनरी एस्टेरॉयड्स क्या होता है? ऐसे 2 एस्टेरॉयड जिनका साइज लगभग एक जैसा हो और उनका शेप भी लगभग एक जैसा हो, और वो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। और बाइनरी के अलावा ट्रिपल एस्टेरॉयड सिस्टम भी होता है, यानी कि 3 एस्टेरॉयड होंगे जिनका साइज और शेप लगभग एक जैसा होगा और वो तीनों ही जो है चक्कर लगाते रहेंगे। इन एस्टेरॉयड्स को कॉम्पोजिशन के आधार पर 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है: सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप जो एस्टेरॉयड है वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। वो क्ले और सिलिकेट रॉक से मिलकर बने होते हैं और वो डार्क होते हैं, उनका दिखने में डार्क होते हैं, और ये सोलर सिस्टम के सबसे एंशियंट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। दूसरा है एस टाइप, ये सिलिकेट मटेरियल और निकल आयरन से बने होते हैं। तीसरा है एम टाइप, ये मेटालिक होते हैं, यानी कि निकल और आयरन के बने होते हैं। इन एस्टेरॉयड्स के जो कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो सन से कितने दूर बने हैं। कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो बने और उसके बाद बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर उन्होंने एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से वो गल गए, और मेल्ट होने के कारण जो आयरन है वो सेंटर में चला गया और वोल्केनिक लावा वो सरफेस पर आ गया। इसके अलावा इन एस्टेरॉयड्स का क्लासिफिकेशन इस आधार पर भी किया जाता है कि वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं एस्टेरॉयड। तो इस तरीके से 3 बेल्ट, 3 जगहों पे ये पाए जाते हैं। एक तो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, दूसरे हैं ट्रोजन और तीसरे हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स। इस तरीके से जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है वो है मार्स और जुपिटर के बीच में जहां सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। दूसरा है ट्रोजन, ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो किसी बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोजन एस्टेरॉयड जुपिटर को ऑर्बिट करते हैं। मार्स और नेपच्यून के भी ट्रोजन पाए गए हैं। इसी के साथ ही साथ एक ऐसे ट्रोजन की डिस्कवरी हुई थी 2011 में जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है। इसके अलावा तीसरा जो एस्टेरॉयड का क्लासिफिकेशन है वो नियर अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि ऐसे एस्टेरॉयड जिनकी ऑर्बिट अर्थ के पास से गुजरती है। तो इस तरीके से इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये और चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये एस्टेरॉयड आके, जिसके की बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आके अर्थ से हिट करता है
तो ये वो एरिया हो सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेजेडी हो सकती है। एस्टेरॉयड 2024 YR4 को लेकर जो स्टडी की जा रही है उसका ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, क्योंकि अभी हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है। हालांकि अभी तक जो डेटा मिले हैं, जो डेटा प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर इसे रिस्क लिस्ट में डाला गया है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम, क्योंकि ये जो एस्टेरॉयड है ये पृथ्वी से दूर जा रहा है और अप्रैल मई के बाद से जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप हैं उनसे इसका मॉनिटर किया जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूज किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके थ्रू इसकी साइज, इसकी एक्चुअल साइज और उसके साथ साथ इसकी जो ट्रेजेक्टरी क्या होने वाली है इसका पता लगाया जाएगा। अगर ये एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करता है तो ऐसे में अब 8 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, उसमें भी अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2028 तक के बीच इसे ऑर्डिनरी टेलीस्कोप के थ्रू नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसकी एक्चुअल साइज को जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए और इसके साथ ही साथ इसकी ट्रेजेक्टरी को भी जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए। हालांकि इसके पहले भी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट रहे हैं जिन्हें हाई रिस्क लिस्ट में डाला गया है और बाद में उन्हें उससे ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि शुरुआत में जितने डेटा थे उसके आधार पर उन्हें रिस्क लिस्ट में डाला गया था और फिर जब और ज़्यादा स्टडी की गई तो फिर उससे पता चला कि नहीं, वो उतना डेंजरस नहीं है, फिर उन्हें रिस्क लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो ये भी संभव है कि इसे भी रिस्क लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल डेटा इसके मिले हैं। अभी हमें इसकी एक्चुअल साइज भी नहीं पता है, उसके साथ ही साथ इसका एक्चुअल जो ट्रेजेक्टरी होगी वो भी हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरेगा। वो पृथ्वी पर लड़ेगा, हिट करेगा या नहीं, इसको लेकर पर्याप्त डेटा अभी हमारे पास नहीं है। अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये अनाउंस किया था कि वो भी प्लेनेटरी डिफेंस की कैपेबिलिटी डेवलप करने का प्लान कर रहा है, जिसके थ्रू नियर अर्थ ऑर्बिट्स को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उनसे पैदा होने वाले पोटेंशियल थ्रेट से बचना शामिल है। दूसरी तरफ चाइना ने भी 2024 YR4 के लिए प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स बना दी है। इस तरीके से इस एस्टेरॉयड को एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है और इससे बचने के लिए और इस पर और ज़्यादा स्टडी करने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू जैसे जैसे और भी डेटा मिलते जाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। इस पूरे इशू पे और जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर हम समय समय पर वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।